मतलब किसी में भी इतनी क्षमता नहीं होती है कि वो इतना सारा और इतना बड़ा टारगेट अपने सामने रख ले। टारगेट इतना बड़ा और क्षमता हमारी कम। तो अगर हम सोचें कि 6-7 महीने तक हमें ये करना है, तो वो 6-7 महीने को संभालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लाइफ का एक और फैक्टर होता है अनप्रिडिक्टेबिलिटी, अनसर्टेनिटी। लाइफ में कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम एक एक दिन के छोटे छोटे टारगेट लेकर चलेंगे सुबह से लेकर रात तक, तो हमारा सफ़र आसान हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है ये प्राइमरी इलनेस है और ये अंदर है। बीमारी अंदर बैठी है, आप ठीक रह सकते हैं, तो कभी भी ये चीज़ आ सकती है। सो अगर हम एक एक दिन करके करेंगे, और हमारा ब्रेन बहुत स्मार्ट है, जैसे उसको सिखाएं वो वैसे ही सीख जाता है। ये नहीं कि आपको पूरी उम्र हॉस्पिटल आकर बैठ जाना है। जब हम ये प्रोग्राम प्रैक्टिस करते हैं और ये हमारे अंदर बस जाता है, तो हम बाज़ार में हो, हम किसी ऑफिस में हो, हम किसी घर में हो, वो ऑटोमेटिकली होता है। सो वन डे प्रोग्राम का एक एडवांटेज क्या होगा, जो पास्ट में आप फंस जाते हैं, ठीक है, पास्ट को जब याद करते हैं तो आप सेल्फ पिटी में चले जाते हैं। जहाँ आप फ्यूचर में जाते हैं तो आपके अंदर एंग्जाइटी, घबराहट शुरू होती है। सो वन डे का प्रोग्राम होता है कि आप अपने आप को प्रेजेंट में खींच के लेके आए, ठीक है, अपने माइंड को, अपने मन को खींच के आपने आज के दिन में लेके आना है। कि सफ़र लंबा है, बट आपकी बाबा जी से प्रेयर क्या होगी कि बाबा जी बस आज के दिन में मैं उसका ध्यान रखूँगी, आज के दिन में मैं बेस्ट उसके साथ उसको सपोर्ट करूँगी, आज के दिन के लिए मुझसे कोई वीक एक्शन ना हो जिससे मैं उसकी बीमारी को बढ़ा ना दूँ। सो वन डे प्रोग्राम मतलब कि आप लोगों को आज के दिन के लिए 24 घंटे आज हमने अपना बेस्ट करना है। 24 घंटे में मैंने अपनी रिकवरी के उन टूल्स को अपने ऊपर अपनाना है। तो जब अगर माइंड ऊपर इधर पीछे जा आगे जाए, उसको खींच के आज के दिन के बारे में फोकस करना। क्योंकि जब फैमिलीज़ यहाँ पे आती है ना हमारे पास, वो एक बात बोलती हैं, बिकॉज़ आप लोग यहाँ पे ना हमारे पास अक के, थक के, हार के हमारे पास पहुँचते हो। बहुत साल हो गए होते हैं आपको, कभी मतलब कहीं और से ट्रीटमेंट कराया, वहाँ ट्रीटमेंट कराया, इतना सेंटर में डाला, ये किया। तो जब हमारे पास आप पहुँचते हो ना, तो जब हम आपको बोलते हैं 100 डेज़ का प्रोग्राम है, इतना लंबा फॉलोअप आने में, आप बोलते हो कि मैम असी तो इन्ने सालों तो लगे हुए हैं, असी थक चुके हैं, ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਥਕਾਵਟ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 100 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣੇ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰਾਂਸਪਰੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਬਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੈਮ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਦੱਸਤਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1 ਡੇ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਕਾਵਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ 100% ਦੇ ਪਾਓਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਥਕਾਵਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੇਅਰ ਐਂਡ ਨਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ। अब देखिए, जो वो एक पुरानी कहावत है, वो कहते हैं कि पैसे जोड़ो रुपए आप पे बन जाएंगे। सो आपका वन डे का प्रोग्राम अगर आप रोज़ जोड़ना शुरू कर दो तो आपके रुपए, आपके प्रोग्राम अपने आप आ जाएगा। और ये तो हम जिंदगी के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, है ना। बिल्कुल ठीक है, तो एक बार वो ना घबराहट दे देता है, ये भी सीखें, ये भी करें, ये चेंज लेके आए, ये करें, तो वो बहुत सारा खलेरा लगता है कि यार मुझसे नहीं होगा, मेरे से, मेरी समझ के बाहर है। बट अगर एक दिन में आज मैंने इतना करना है, मैंने आज सिक्के जोड़े, वो अपने आप थोड़े दिन बाद रुपए बन जाने, वो स्किल्स मुझे अपने आप, मेरे अंदर वो महारत आ जानी है सीखने की। सो एक दिन में एक स्किल ट्राई कर लो, उसको अप्लाई कर लो। कोई अपने सिर पे बोझ ना लेके जाना, हाय ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी एक ही में करांगे। सो दैट गिव्स यू लॉट ऑफ एंग्जाइटी। और वो एक दिन में ही हमने देखना है कि हमने ग्रैटिट्यूड करना है। आज के दिन में सुबह उठ के भी और रात सुबह उठ के भी ग्रैटिट्यूड करना है। बाबा जी ने मैंने आज का दिन दिता है, 24 घंटे है, 24 घंटे से मैं की क्या करना है कि मेरे को कोई वीक एक्शन ना होवे, और मैं ਕਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਕੀਤੀ ਅੱਜ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਾਸਟ ਵੀਕ ਐਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਵਧੀਆ ਬਿਤਾਉਣੇ ਅਸੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ,
अपनी ਜਿਹੜੀ ਸਕਿੱਲ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਐਂਡ ਬਾਈ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਵੋਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ मैं कुछ इनेबल नहीं ਕੀਤਾ। सो एक दिन का बहुत ज़्यादा महत्व है साड़ी लाइफ। देखो एक दिन का मैम मुझे लगता है एक और मतलब है, वो है कि मान लीजिए कल को हमने ऑफिस जाना है तो रात को हम अपने कपड़े रेडी कर देते हैं, है ना। स्कूल जाना है तो बच्चों का टिफ़िन क्या बनेगा, कल का क्या खाना बनना है, कैसे करना है। तो जो प्लानिंग हम इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, तो अगर हम अपना वन डे प्लान करें, ये तो ज़िंदगी की प्लानिंग है ना, कि कल को कहीं जाना है तो किन बातों का ध्यान रखना है, कल को किसी ने आना है, घर में पार्टी है तो पेशेंट का कैसे ध्यान रखना है। तो अगर फैमिली और पेशेंट बैठ के एक एक दिन की अगर प्रोएक्टिव होके प्लानिंग कर ले तो ऑटोमेटिकली हमारे जो डेज़ हैं वो ठीक निकलेंगे, क्योंकि हम पहले से ही तैयार होंगे। हम हर चीज़ की तैयारी करते हैं ज़िंदगी में, इस चीज़ की तैयारी करना भी बहुत ज़रूरी है। और हर एक दिन का महत्व है। ये जो बगीन मैम कह रहे हैं ना कि हमें एंग्जाइटी हो जाती है, हम बोलते हैं कि 100 डेज इन पेशेंट 100 डेज आउट पेशेंट फॉलोअप में आना ही आना है, पहले मैंडेटरी है। बाकी हमारे पेशेंट टू पेशेंट रिकवरी पे डिपेंड करता है। और ऑलवेज भी से 2 से 2.5 साल जो हमारे ब्रेन में गड्ढे पड़े हैं उनको ठीक होने में टाइम लगेगा, बिकॉज दिस डिजीज़ इज़ प्रोग्रेसिव और इसको धीरे धीरे ठीक होना है इसने। अब वो जो हम बोलते हैं कि पहले 100 दिन बाद वाले 100 दिन, हर एक दिन जैसे जैसे बीतता है वैसे वैसे हमारा ब्रेन जो है रिकवरी की तरफ जाता है, बेटर होता जाता है। हाँ जी, आपने कुछ पूछा? मैं भी पहले ना ऐसे बहुत सोचता था। एक मिनट हरने वो दे दो, लाइव वालों को समझ नहीं आता फिर। खुद भी मैं पेशेंट हूँ, तो पहले ऐसे सोचा था इतना लंबा टाइम है, ये है यार, वो कहाँ से हो जाना, हमारे से नहीं हो सकता। तो जब ये वन डे वाला कंसेप्ट मैंने लिया ना, इससे मेरा ना सारा भार उतर गया। इतना बड़ा बोझ लिए जो हम फिरते हैं ना, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। नहीं। और 99% जो सा चीज़ है ना, वो मिथ है एक, वो होना है नहीं होना, साथ में अनसर्टेनिटी है। तो एक दिन ही अगर जी लो, उसको बाद हौली हौली कंटिन्यू करो तो बहुत अच्छा हो जाता है। वही है ना, आज का दिन हमारा बढ़िया बीता है, हमें नेक्स्ट डे अपने आप ही अच्छा हो जाता है। हर एक दिन हम बेटरमेंट की तरफ ही जाते हैं, हमारी बेहतरी होती है हर एक आपका दिन की शुरुआत ही ऐसे होती है कि आज के दिन में मैं सोबर रहूं, ठीक है, आज मुझसे कोई वीक एक्शन ना हो। बाबा जी अगर इन केस मेरे को क्रेविंग्स आई तो आप मेरी मदद करना। तो यू स्टार्ट अप योर डे विद दिस ओनली कि आज के दिन में बस मैंने ठीक रहना है। क्योंकि जो आप कहते हैं कि यार सारी उम्र के लिए छोड़नी है, तो नेचुरली वो आपको एक अंदर से एंग्जाइटी प्रेशर फील कराएगी, यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा। सो आज का दिन बस मैंने ठीक रहना। Cravings भी रिकवरी low प्रोग्राम हो जाती हैं। रिकवरी प्रोग्राम कहता है कि रिकवरी एक पहाड़ी पे चढ़ने की हाँ। वो है। उसमें अगर आप भागोगे तो आप तो थक जाओगे, स्लिप कर सकते हो। सो अगर आप एक एक स्टेप लेकर अगर आगे चलते हैं तो इट विल बी इजी फॉर यू। और आप एक एक दिन करके चलोगे ना, आपको ऐसे लगेगा कि एफर्ट भी ना कम लग रहा है, क्योंकि आप धीरे धीरे चल रहे हो। जैसे मैम ने बोला, भागने में तो एफर्ट ज़्यादा लगेगा ना, है ना, और थक भी जल्दी जाओगे। तो अगर आप धीरे धीरे चलोगे तो एफर्ट भी आपको लगेगा कि नहीं, स्मूथ, एक दिन निकल गया, अब कल करना है। तो जैसे जैसे वो दिन बढ़ते जाएंगे, रिकवरी आपके अंदर बसनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो आपका एफर्ट भी आपको लगेगा अब एफर्ट करना ही नहीं पड़ रहा। अब टाइम होता है तो हम मीटिंग पे पहुंच जाते हैं, टाइम होता है तो खुद ही हम मतलब सुबह उठने का टाइम, नहाने का टाइम, अब कोई एफर्ट ही नहीं करना पड़ रहा। आप देखो आप में कितना चेंज आया। हाँ। पहले कितनी रेजिस्टेंस थी, पहले हमें मीटिंग में बैठना भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता था। अब हमें अंदर से वो चाह होता है कि मैं जाऊं, मैं बैठूं। एक्सेप्टेंस भी आया है। और एक टाइम पे इतना रेजिस्टेंस था इवनिंग मीटिंग्स को लेके, ही सेड कि मैम वो इवनिंग मीटिंग्स में जाके मेरा तो मूड और डिप्रेस हो जाता है। और अब हम सबसे पहले होते हैं क्वेश्चन पूछने वाले, हम रोज देखते हैं और हम आपको। कोशिश करते हैं कि माइक कहाँ जाए हर के बाद। चलिए, द नेक्स्ट इज नंबर 2, इट्स टू वे लव, थिंक विन विन। अच्छा आप बताइए कि अगर हम एक सड़क पे जा रहे हो, वहाँ पे 1 वे ट्रैफिक हो और एक सड़क हो जहाँ पे 2 वे ट्रैफिक हो, तो ट्रैफिक कौन सा स्मूथ चलेगा, 1 रोड वाले पे कि 2 वाले रोड्स पे? सो इसीलिए हमारे 2 मतलब कि हमारी डील विन विन, मतलब हमारे साथ जो पार्टी इन्वॉल्व है, मेरा भी फ़ायदा हो, उसका भी फ़ायदा हो। स्मूथ फंक्शनिंग, जहाँ पे मेरी मैं आ गई,
जहाँ अगले दूसरे की अगर आ गई और हमने सिर्फ अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया, जो हमारे फैमिलीज करती हैं तो कि ये तो कोडिपेंडेंसी में हम करते हैं। कि नहीं मैं तो हमेशा लाइक इस पे कुर्बानी हो जाऊंगी, मैम मैं तो ना कर ही नहीं सकती, ठीक है, ना करूंगी तो इसको बुरा लग जाएगा। सो दैट मीन्स वो हमारा टू वे लव नहीं है, वो आपने लूज विन डील कर दी, आप लूज हुए और दूसरे इंसान को विन करा दिया। टू वे लव इज कि जहाँ पे आप भी और जो पार्टी साथ में इन्वॉल्व है, हम भी आपके साथ हैं, ठीक है, आपका भी फायदा हमारा भी फायदा, आपका भी फायदा आपके लव्ड वन का भी फायदा। तो आप जो फैसले ले रहे हैं वो विन विन डील है। जो हमारे अनमेच्योर लीव्स प्लान होती हैं, डिस्चार्ज प्लान होते हैं, मुझे बताइए वो टू वे लव होता है, विन विन डील होती है कि लूज लूज डील होती है अल्टीमेटली? सो एक छोटा सा क्वेश्चन जो मैं पूछ रही हूँ आप लोगों से, जो हम ये लीव्स लेके जाते हैं अनअनाउंस्ड या डिस्चार्ज लेके जाते हैं, वो कौन सी डील होती है? हम तो आपको मना करते हैं कि मैम अभी नहीं लेके जाना, बट आप लेके जाते हो। डील होती है कि वन वे डील होती है मैम? बीच में क्या होता है? वन वे डील होती है। सो हमारा प्रोग्राम कहता है कि हमेशा कौन सी डील होनी चाहिए? टू वे डील। अगर आज हम अपने पेशेंट के साथ भी ऑनेस्टली के साथ काम नहीं कर रहे तो दैट मीन्स इट्स नॉट गोइंग टू बी अ विन विन। इसको हम म्यूचुअल बेनिफिट भी बोलते हैं कि दोनों तरफ फायदा होना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए। जब कोई हम भी। बीमारी में होते हैं ना तो दोनों तरफ का नुकसान हो रहा होता है, या फिर कभी कभी जब हम इनेबलिंग करते हैं तो एक तरफ का फायदा और एक तरफ का नुकसान हो रहा होता है। रिकवरी कहती है कि दोनों का फायदा संतुलन में होना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ पेशेंट का फायदा हो रहा है, हमें भी वो खुशी चाहिए, हमें भी वो सुकून चाहिए, हमें भी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, अपनी बेहतरी करनी है, अपना ध्यान रखना है, और बिल्कुल वैसा ही पेशेंट का। मतलब टू वे डील प्रिंसिपल पे चलता है कंसीडरेशन, कि मैं आपको भी कंसिडर करूं और आपके साथ कोऑपरेट करूं, वाइस वर्सा आप मेरे व्यू पॉइंट को भी कंसिडर करें और मेरे साथ कोऑपरेट करें। सो टू वे ऑलवेज वर्क्स ऑन म्यूचुअल बेनिफिट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंसिडरेशन एंड कोऑपरेशन। इनको मैम एक छोटी सी एग्जाम एग्जाम्पल में भी यही बोला। एक छोटी सी एग्जाम्पल यहाँ पे एक दूसरे पहलू से अगर समझने की कोशिश करें, हम यहाँ पे सारे रिकवरी के लिए बैठे हैं, अपनी भी अपने लव्ड वन की, ठीक है। अब हम दूसरी साइड पे, एक साइड पे आप लोग हैं, दूसरी साइड पे अगर आप रिकवरी प्रोग्राम को रख दो, ठीक है, आपका कभी नुकसान नहीं होगा। आप हमें ना रखो, आप पेशेंट को ना रखो, आप अपने पैरेलल अपने सामने रिकवरी प्रोग्राम को रख लो। हो सकता है एक टाइम पे आके आप कोई ऐसा डिसीजन लेने लगे हो जो कि बहुत भावुक हो, आपको ठीक लग रहा है, पर आप दूसरे पहलू सोचो कि रिकवरी प्रोग्राम क्या ये कहता है कि मैं ये कर लूँ, आपका कभी नुकसान नहीं होगा। और एक एग्जांपल और सिंप्लीफाई करके रखते हैं। सपोज पेशेंट के लिए आप डिसाइड करते हैं, एज अ मदर आपने बोल दिया यस एंड फादर ने बोल दिया नो, ठीक है। अब मुझे बताइए ये विन विन डील बन पाएगा? टू वे प्रिंसिपल फॉलो कर पाएगा? पेशेंट डिसीजन एक जने ने मतलब लेना है कॉमन डिसीजन, पर यहाँ पे दोनों पार्टीज एक म्यूचुअल प्रपोजल पे आई हुई हैं। सो ये चीज़ देखना कि कई बार यही होता है, आपका जो यहाँ पे हमारी जो टीम है, जो काउंसलर्स है, वो एक डिसीजन कुछ बनाती है और जो दूसरी पार्टी सपोज जो फैमिली है वो उनका डिसीजन बिल्कुल ही ट्रीटिंग टीम के ऑपोजिट होता है। दैट मीन्स कि वो डील खराब होगी। जैसे और सेम घर में भी निर्वैर की मामा ने जैसे आपने बोला वो विन विन सिचुएशन था। क्या होता है घर जाके छोटी छोटी सिचुएशन आती है, ये नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी बैटल्स हमने जीतनी है। मान लीजिए पेशेंट ने बोला कि मैंने जाके मैं पिज़्ज़ा खाने जा रहा हूँ, ठीक है, अब उसको खाना है, अब आप नो नहीं कर सकते, तो आपका क्या आंसर होना चाहिए निर्वैर के मामा? ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਵਾ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। या चलो साथ मेरे नाम चलते चलते हैं। और साथ चल के खाते हैं। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮੰਮਾ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਮੰਮਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਖਾਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰਾ ਹਫਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀ। तो ये हो गई विन विन डील, जहाँ पे हमने अपना काम भी करा लिया और पेशेंट को अनसुपरवाइज्ड भी नहीं छोड़ा। तो ये आपने स्किल एक सीखना है कि यहाँ पे मतलब सिर्फ जहाँ आपकी भी नहीं चलेगी, जहाँ पेशेंट की भी नहीं चलेगी, दोनों का बीच में संगम होगा, तो ही विन विन डील होगी जो कंसिडर करेंगे आप। और दोबारा बता रहे हैं, ये डिजीज़ बहुत ही कनिंग एंड बैफलिंग है। ये जो बात बताई गई है, अभी मैम ने बोला पापा ने हाँ कर दी, मम्मा ने ना कर दी, वाइस वर्सा,
ये डिजीज़ हमारे वीक और स्ट्रॉन्ग पर्सन को देखती है, इसमें हम मरीज़ की गलती नहीं निकालते, उसकी डिजीज़ है, वो घर जाके भी ढूंढेगी कौन वीक बंदा है, किसको मैं टारगेट करूं, और फिर एक हाँ करेगा एक ना करेगा और हम उसी बैटल में फंसे रहेंगे। तो हमें जो भी करना है, एक पेज पे आके, एक प्लेटफॉर्म पे आके, हम बार बार यही कहते हैं, हम जितनी भी काउंसलिंग्स बोलते हैं, हम बोलते हैं सारे फैमिली मेम्बर्स अटेंड करें, समझें, क्योंकि सारे फैमिली मेम्बर्स घर में 5 हैं, 10 हैं, 2 हैं, 3 हैं, जब तक एक पेज पे नहीं आ जाएंगे, एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ जाएंगे, डिजीज़ विन करती रहेगी। तो हमें म्यूचुअल बेनिफिट पे उसका करना है। बेस्ट तरीका यही है कि आप एक साइड पे रिकवरी प्रोग्राम रख लो, वो कभी भी आपको गलत गाइड नहीं करें। आप अपने आप से सवाल पूछो बस, क्या मेरा रिकवरी प्रोग्राम ये कहता है कि मैं इसमें हाँ करूं कि ना करूं? कि अगर शादी की बात आ रही है, कहीं शादी पे ही लेके जाना है, हम भी बोल रहे हैं, डॉक्टर भी बोल रहा है, आपके घर में भी 2 राय चल रही है, आज रिकवरी प्रोग्राम की रिकवरी क्या कहती है, मेरे बच्चे की रिकवरी के लिए बेहतर डिसीजन क्या होगा, तभी मेरा विन विन होगा। मतलब उस इन फेज ऑफ रिकवरी में, उस स्टेज में उसका प्रोग्राम उसको किस चीज़ के लिए अलाउ कर रहा हो। बिल्कुल इनिशियल स्टेज है, देन इट्स अ क्लियर नो। क्योंकि प्रोग्राम आपको हमेशा लॉजिक देगा। जो गलत डिसीजन हम ले लेते हैं वो भावुक होके लेते हैं, भावुक होके ही हम ब्रेन से करते हैं। भावुक होके हम छुट्टी करा लेते हैं। हम कहते हैं नहीं नहीं मैम बहुत देर हो गई है, दिवाली भी आ रही है, कैसे सारे बोलेंगे, रिश्तेदार मिल रहे हैं, कैसे जवाब देंगे, फंक्शन पे लेके जाना है, शादी आ गई है, फेस्टिवल्स आ गए हैं। सो ये क्या है, ये भावनाओं में हम बह के ऐसे डिसीजन ले लेते हैं। पर जब मैं पूछूंगी कि क्या मेरा रिकवरी प्रोग्राम मुझे ये करने को बोलता है, जो मैं ये ट्रेनिंग में बैठी हूँ, जो मैं ये सपोर्ट ग्रुप ट्रेनिंग्स ले रही हूँ, वो मुझे क्या कहती हैं करने को, तो मेरे को गलत आंसर नहीं मिलेगा। मुझे ये मिलेगा कि नहीं, आपको लॉजिक के साथ चलना है कि प्रोग्राम आपको क्या करने को बोलता है। सो 2 वे, आपकी भी जीत, टीम की भी जीत, पेशेंट की भी जीत और रिकवरी प्रोग्राम की भी, हमारी ऑल टुगेदर हम सबका मकसद एक ही है। क्योंकि प्रिंसिपल क्या है, विन विन। एक बेचारा अब निराश होके ना बैठा हो और किसी को भी ये पॉइंट नहीं समझ में आया हो कि आपका कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, पहली 3 स्किल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चीज आप जो समझ सबके में साथ नहीं आई। फोटो कॉपीज होंगी आप सबके हाँ, पास, सबके पास है कॉपीज। तो आप So, देख आप सकते हैं। लोग रिलेट कर पा रहे हैं कि ये इन स्किल्स को अपनी लाइफ में कि लाइक मुझे कैसे अप्लाई करना है, किन सिचुएशन पे लगाना है। सो 0, 1 and 2 मतलब 3 हमने अभी स्किल्स किए हैं। 0 नशा, 0 पंगे, 0 स्लिपरी फ्रेंड, 0 कैरेक्टर डिफेक्ट्स, 1 डे प्रोग्राम और विन विन सिचुएशन। किसी ने कुछ शेयर करना हो, इतना कुछ इतना पूछना हो? किसी को नहीं समझ आया या किसी ने इसके बारे में कोई सवाल पूछना हो या कुछ शेयर करना हो, इतना जितना हमने बात की है। क्योंकि हमने भी धीरे धीरे चलना है, हमने भागना नहीं है, हाँ, थकना नहीं है। ये एक प्रिस्क्रिप्शन है। ये हमारे और हमारे बच्चे की बीमारी के ट्रीटमेंट का प्रिस्क्रिप्शन है। अच्छा, रिसेंटली एग्जांपल लेते हैं। लास्ट वीक दिवाली की सेलिब्रेशंस थी, ठीक है, तो बहुत सारी लीव्स हमने कैंसिल की। आप लोगों ने प्रपोजल रखा, हमने लीव्स कैंसिल की, और ने आप लोगों ने फिर रेडीली एग्री किया, हमारे पेशेंट्स ने भी एग्री किया। अब मुझे बताइए कौन सी डील हुई थी? ये विन लूज डील हुई, लूज लूज डील हुई, क्या हुआ? लूज विन विन। थोड़ा सा पीछे वाले, हाँ जी, थोड़ा जोश दिखाइए। सुना ही नहीं मेरे को। सुना ही नहीं। विन 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 में कैसी आवाज आनी चाहिए? विन विन डील। आधे मन से करिए ना, इसलिए विन विन का। साਡਾ जोश भी थोड़ा सा धीमा हो गया इस वेले। चले फिर आगे 3 पे चले। 3 Number 3, give your 33%, me, myself, 33% family and fellowship, and 34% 34 है गॉड, God. एक्चुअली वो मिसप्रिंट है। 34 इज गॉड। सो 33%। अब मतलब ये जब हम अपने ऊपर लेकर आते हैं, जब हम फैमिली के रिकवरी प्रोग्राम की बात करते हैं, तो 33% कि मैं अपना 33% करूँ, मैं वो काम ओवरडू ना करूँ, वो काम ना करूँ जो मेरे पेशेंट्स के लिए मैं आज तक करती चलिए आई पहले थी। फैमिली से पूछते हैं कि हम करते क्या थे यहाँ आने से पहले। हम 33% करते थे। कितना? हम तो 100। हमने तो पेशेंट का भी हम ही करते थे, भगवान का भी हम ही करते थे। सब कुछ हम ही करते थे। ठीक है, हमने अपने कंधों पे
जीना मरना किसी का अपने कंधों पे डाला हुआ था कि ये मेरे ऐसे करने से ये जिंदा रहेगा, मैं ऐसा नहीं करूंगी तो ये कहीं मर ना जाए। उसका नतीजा क्या क्या हुआ, सब अपना शेयर करें। माइग्रेन किस किस को शुरू हो गई, रातों की नींद, एसिडिटी, घबराहट, एंजाइटी, arthritis, डिप्रेशन। खाना। वो कहते हैं कि लाइक उठ के चेक करना पेशेंट को, पेशेंट की वेट करते रहना, ये ना हो जाए वो ना हो जाए ऐसे ना हो जाए, इस तरीके से कर लेते हैं। अच्छा हमारे पास तो ऐसे भी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। अब लगता है ना, पहले क्या लगता था? पहले क्या लगता था? हाँ नहीं मैं हाँ वो कर करके पता चला है ना कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है ना, मतलब पहले तो हम सब कुछ करते हैं, मतलब वही कि ये ऐसा करूंगी तो ये ठीक रहेगा, ये ऐसा नहीं करूंगी तो ये मर ना जाए। मैं अपना रोल भी कर रही होती हूँ, मैं आई एम गॉड वो वाला रोल भी कर रही होती हूँ कि मैंने ही पूरा बीड़ा उठाया और मैं ही करके दिखाऊंगी जो दुनिया में किसी ने नहीं किया। मैं एज अ मदर एज अ भाई देखना अपने प्यार से इसको ठीक कर लूंगी। और वो बाकी जो पेशेंट का हिस्से का काम था वो तो मेरा रिश्ता ही ऐसा है कि उसमें कोई बाउंड्री नहीं है, उसको भी मैं ब्रेक करती हूँ। अपने पेशेंट को और वो मैम वो रिस्पॉन्सिबल डालने के बाद फिर बाद में आता है वो हमारे पेशेंट भी कहते हैं मेरे पे जिम्मेवारी पै गई है। वेयर इज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑलवेज आपकी पर्सनल ओनरशिप, पर जब क्योंकि जिम्मेवारी कभी डाली नहीं है तो वो क्या कहते हैं मैडम इतनी जिम्मेवारी पै गई। भाई हम तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ ही बड़े हुए हैं, हर एज के साथ, हर एज नॉर्म के साथ आपका रोल डिफाइन होता है, उसके साथ एक जिम्मेवारी आती है। जब हम बच्चे थे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ने की थी, जब हम बड़े हुए तुम्हारी कॉलेज जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई, शादी हुई तो टेक केयर बच्चे करने की, घर को सर्वाइवल में लेके आने के लिए, लिविंग मोड में लाने के लिए, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। बट हम वो 33% नहीं करते, हम हमेशा ओवरडू करते हैं जहाँ बाउंड्रीज ब्रेक करते हैं। अब मुझे बताइए अगर 100 किलो का भार आप पे डाल दिया जाए और अगर वही 100 किलो का 34 में डिवाइड किया जाए तो किसका उठाना आसान होगा? आज आप कितना कर रहे हो? आज आप क्या सीख रहे हो यहाँ पे? कितना परसेंट करना है? 33%। अपना करना है बस हमें अपना। अच्छा कौन कौन सी ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्होंने कभी अपने बच्चों को नहीं बोला पढ़ पढ़ पढ़, इतने परसेंट लेके आ, ज़्यादा परसेंट तक लेके आ, होता है कि नहीं होता? पढ़ने के लिए बोला है मगर परसेंट लाने के लिए नहीं बोला। ठीक है, पर मोस्टली क्या होता है कि पेरेंट्स को होता है अच्छे नंबर, अच्छी परसेंटेज। चलो हमने अगर 90% नहीं बोला पर हमने ये ज़रूर बोला है पढ़ो पढ़ो अच्छी परसेंटेज लेके आओ, ठीक है। हमने कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाली, छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं डाली। कई हमारे पास ऐसे पेशेंट्स भी आते रहे हैं जो कि बहुत हाई स्कोरर रहे हैं और जब हमने उनकी लाइफ देखी तो उन बच्चों को लाइफ में बाकी चीज़ें हैंडल करनी नहीं आती थी, अपनी रोज़मर्रा की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेनी आती थी, कम्युनिकेशन नहीं आती थी, टेक केयर करनी नहीं आती थी, पर्सनल हाइजीन तक कॉम्प्रोमाइज़ था। और स्पेशली मैम जब लाइफ में कोई सेटबैक चैलेंजेस आते हैं वो एडवर्सिटी क्वेश्चन ही नहीं उनका डेवलप होता कि हम लाइफ को चैलेंजेस को कैसे डील करें, क्योंकि वो हमेशा एक नाजुक फूल की तरह बचा बचा के सबने रखा होता है और जब हवा आती है तो वो बेचारे साथ ही विदर ऑफ हो जाते हैं। किसने किया होता है? वो पेरेंट्स ने किया होता है, ठीक है। बेड ऑफ रोजेज बनाया होता है, हम कुशन कर देते हैं कि बच्चा गिरने ही ना दे, हम फटाफट कुशन लगा देते हैं, जैसे हम कहते हैं ना क्रैश नहीं, बॉटम नहीं लगने देते। सो नशे में भी ऐसा होता है और वैसे भी कोई केस हो गया, कोई पर्चा पड़ गया, कहीं फेल हो गया, चल इतने नहीं पैसे दे के सीट ले लेने, ये वो ਆਪਾਂ कभी बॉटम लगन ही नहीं देंगे बच्चे का। वी ऑलवेज कीप कुशनिंग कि कहीं इसको सेटबैक ना लग जाए। और उससे क्या होता है, यहाँ पे अगर हम बात करें 33% की, तो ये है कि हमने जिम्मेदारी लेनी तो है पर जिम्मेदारी देनी भी है। पर यहाँ पर एक चीज़ मैं ऐड करती हूँ बबलीन मैम, कि जब हम ये बातें सुनते हैं ना और पेरेंट्स रियलाइज करते हैं हाँ हमने तो कभी जिम्मेवारी दी नहीं इसको, तो क्या होता है कि जैसे ही पेशेंट डिस्चार्ज होके घर जाता है तो वो उनको 100% जिम्मेदारी दे देते हैं। तो ये भी नहीं करना है, क्योंकि पेशेंट की कैपेसिटी धीरे 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 बढ़ती है। जैसे पहले 6 महीने सर कहते हैं कि अगर वो टाइम पे उठ जाए, अपना नहा धो ले, थोड़ा बहुत आपके साथ घर का काम करा लिया, थोड़ा बहुत कर ले, वही बहुत है। तो यहाँ पे ना हर टाइम में आपको पता होना चाहिए बैलेंस करना कि कितना करना है। पहले हमने 0 रखी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी ही नहीं हमने कभी,
अब हम जब सुन रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी भी चाहिए, बिकॉज हम इतना थक गए हैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, अब हमें कब उसको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब एक्सट्रीम पोल पे आ गए, जहाँ तो बिल्कुल नहीं थी और जब डिस्चार्ज हुआ तो सारी डाल दो और फिर कह दो मैडम मैं तो कर दे नहीं पिया। ये आ जाता है मैम, हमारी खुद की एक्सपेक्टेशन सही नहीं होती है, हमारी अनरियलिस्टिक होती है ना। एक्सपेक्टेशंस थोड़ी गलत हो वो जाती है। क्यों, अब आप देखो कि बीच का है क्या, 4 to 6 वाला पोर्शन है कहाँ पे, वो पहले भी नहीं था, वो आज भी नहीं है। आज यहाँ से छुट्टी होती है तो हमें लगता है नहीं, टाइम पे उठे, अपना बैग पकड़े, ऑफिस भी चल जाए, टाइम पे आए, हमारे साथ खाना भी खाए, चाय भी पिए, हंसे भी, वो नहीं होगा अभी। उसकी फिजिकल कैपेसिटी भी नहीं है इतनी, इमोशनल कैपेसिटी भी नहीं है इतनी, है ना, कि हम कहते हैं ये बातें क्यों नहीं करता मैम, ये तो हंसदा ही नहीं है, ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ रहने मैम, ये तो चुप होके बैठा रहना है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि उसकी अभी फिजिकल कैपेसिटी भी उतनी नहीं है और इमोशनल कैपेसिटी भी नहीं है कि वो आपको एक्सप्रेस कर पाए, अपने मन की बात कर पाए, ठीक है, और ये हंस खेल आपको, पाए। और मैम को ये कैसे पता लगेगा कि क्या क्या कैपेसिटी है, उसके लिए क्या करना है आपको? हाँ जी बताइए, आपको कैसे पता लगेगा आपके पेशेंट की क्या कैपेसिटी है? आपको कैसे कैसे धीरे धीरे पता चलेगा कि उसकी कैपेसिटी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, या उसकी अभी कैपेसिटी कितनी है, कितना वो परसेंट अभी ले सकता है? जब भी आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, कोई वो अल्सर हो गया, कुछ हो गया, कौन बताता है कि कितना ठीक हुआ? डॉक्टर। इसलिए अपनी कॉमन सेंस यूज नहीं करनी है। शादी के मामले में, काम के मामले में, जॉब के मामले में, अकेले जाने के मामले में, पार्टीज में जाने के मामले में, बाहर भेजने के प्लीज मामले में। आस्क द डॉक्टर, क्योंकि हम रिश्ता देखते हैं, डॉक्टर मरीज देखता है। एंड लास्टली मुझे पता है लास्ट वीक इतना फ्यूरियस रिएक्शन, मतलब एट टाइम्स यू गेट एंड यू डिस्कस विद योर स्टाफ। हमारा पेशेंट यहाँ पे था जो यहाँ पे अपने ट्रीटमेंट के लिए आया, उन्होंने छुट्टी चाहिए थी क्योंकि मंडे को उसने लास्ट इस मंडे लड़की देखनी थी। और जब मुझे ये पता लगा तो मेरा तो एक सेकंड के लिए रिएक्शन, मतलब कहते हैं ना हम आप क्यों बाहर हो जाते थे ना, शेयर्ड विद मैम कि मैं मतलब ज़्यादा मतलब आई हैव टू लाइक पूरा फिल्टर लगा के फैमिली से बात करूं, क्योंकि मुझे गुस्सा इतना आ रहा था कि पेशेंट का भी ये चल रहा है कि आप उनको क्या कह रहे हो, कि वो क्या कह रहे हैं और लड़का क्या कह रहा है। मैम मैं लड़की वो लेके आऊंगा जो मेरे घर को संभालेगी, मेरी मम्मी का हाथ खाना बनाने में हाथ बटाएगी। मैम लड़की तो देखनी है ना। इससे भी एक सैड मैं आपको एग्जांपल शेयर करूं, हमारा बहुत पुराना पेशेंट है, 10 साल पुराना पेशेंट, बीच में उन्होंने इलाज छोड़ दिया था, तो अब जब हमारे पास रिलैप्स होके आए तो शादी हो चुकी थी, तो मैंने वैसे ही पूछा वाइफ कहाँ है। एक तो वो पूरा ट्रीटमेंट नहीं करा रहे, जैसे उसको हर्मिटेज आना बहुत ज़रूरी है और बहुत बुरे विड्रॉल हो रहे थे, पर फिर भी वो दिवाली के चक्कर में कि कहती कि मुझे नहीं पता, इसने ठीक ही नहीं होना है, वो ये बोली इसने सुधरना ही नहीं है, ठीक है। तो मैंने बोला कि उस लड़की का क्या कसूर है और वो कहाँ है, वो पता क्या बोली, वो बोली कि वो गरीब घर के लिए आए थे, समझ जाएगी। जस्ट लुक एट दैट। मतलब ये आंसर मुझे मिला, मुझे इतना गुस्सा चढ़ा कि तुम भी औरत हो, अगर तुम्हारी बच्ची के साथ ऐसा होता तो कहते वो गरीब घर की है। दिस इज वेरी सैड रियलिटी कि ये हम अक्सर देखते हैं यहाँ पे कि मतलब फैमिलीज दे लुक फॉर सच, मतलब गर्ल्स, है ना, कि हम अपनी गरीब घर की जिम्मेवारी ले हटा आए, के ऐसी ले आए। सर अभी भी चली जा रहा है, चली जा रहा है जी, चली जा रहा है। उसके पीछे वो लॉजिक ये देते ना कि जिम्मेवारी पड़ेगी तो फिर वो मतलब जाएगा नहीं है। अभी एक्चुअली हम वापस टॉपिक पे आए, बात हो रही है कि हमें कैसे पता लगेगा कि मरीज की कैपेसिटी कितनी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई सर्जरी होती है या सर्जरी के बाद वो पेशेंट को पहले रिकवरी रूम में रखते हैं, रिकवरी रूम से फिर नॉर्मल रूम में लेके जाते हैं, नॉर्मल रूम से फिर घर भेजते हैं, घर भेज के भी आपको फॉलोअप्स होते हैं और आपके चेकअप्स होते हैं, अगर स्टिचेस लगे हैं तो स्टिचेस रिमूव होते हैं, आपको बताया जाता है ये खाना है, ये नहीं खाना है, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, इतनी दवाई लेनी है। ऐसे ही जब हमारा मरीज़, हमारा लव्ड वन ट्रीटमेंट में आया है, 3 महीने के बाद वो अभी रिकवरी में जा रहा है, प्रोसेस में है अभी वो, अभी उसकी रिकवरी हुई नहीं है, बट कहीं ना कहीं बीइंग पेरेंट्स हमारी एक्सपेक्टेशन होती है 100 दिन हो गए अब जादू हो जाना है, वो जादू नहीं होना। ये जो मैम बता रहे हैं हम बिल्कुल एक्सट्रीम करते हैं ना, या 0 या 100 वाला, ऑल और नन वाला, कि अब इस पे इसको काम पे भी भेज दो,
इसका शादी भी करा दो, इसको बिजनेस भी दे दो, इसको बाहर भी भेज दो। हमारी राइट एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए। एंड बार बार ये कहा जा रहा है आपको, हम देखें हम प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं कि नहीं। हमने डॉक्टर का रोल नहीं लेना, सिर्फ अपना रोल लेना। आपको ये बता दूं, हमारे लव्ड वंस भी और कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी आफ्टर 6 मंथ्स ना, हम ना अपने आप से क्वेश्चन पूछते हैं, पूरी ट्रीटिंग टीम, कहाँ जाके क्या गड़बड़ होती है, कहाँ जाके रिलैप्सेस होते हैं, कहाँ जाके प्रॉब्लम होती है। 6 मंथ्स तो हम अच्छा बढ़िया करते रहते हैं, आफ्टर 6 मंथ्स हमारा कनेक्शन टूटना शुरू हो जाता है, क्योंकि बीइंग फैमिली हम अपने लॉजिक्स लगाते हैं, फिर हम प्रोग्राम को भूल जाते हैं। देखिए आपको ये क्लियरली बता दें, हम सारी टीम, डॉक्टर साहब और हमारी सारी टीम, हमारा एक ही गोल है, पेशेंट को अच्छी लाइफ देना और दोबारा सोसाइटी में नॉर्मल होके जीना, एम्पावर करना। उसमें हम भी चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ स्पेंड करे, शादी भी होए, आगे भी जाए, बिजनेस भी करे, काम भी करे, बट हर एक चीज़ का एक स्टेप है और उसी में मैम वो ऐड करेंगे कि मतलब 2 लोगों की रिकवरी का पेस बिल्कुल एक जैसा नहीं होता। ठीक है, तो आप कंपैरिजन में मत फंस जाना। मैडम उसको तो देखो वो 6 महीने में सब कुछ कर रहा है और मेरा बेटा तो अभी वहीं पे खड़ा है। ठीक है, 2 लोगों की बीमारी डिफरेंट है, 2 लोगों की पर्सनालिटी डिफरेंट है, दोनों का ब्रेन कितना कोई यहाँ से अफेक्ट हुआ है, इम्पेयर हुआ है, दोनों का डिफरेंट है। बट हम नॉर्मली फंस जाते हैं एज अ फैमिली, हमारे अंदर नाउमीदी आ जाती है जब हम देखते हैं यार मैडम ये तो सेम टाइम पे आया था, वो देखो वो तो हंस रहा है, वो तो कैसे बात कर रहा है, ये तो बिल्कुल इसको भी महीना हो गया है, ये तो बिल्कुल वैसे ही है। सो कंपैरिजन में मत फंस जाना। हर एक सफ़र, एक पर्सन यूनिक है तो उसका सफ़र भी बिल्कुल एक इंडिविजुअल डिफरेंट लेवल पे होगा। क्योंकि हर एक मरीज की जो होती है, जो माइकोमॉर्बिडिटी है हमारी और साइकोलॉजिकल इलनेसेस हैं, वो मायने रखती हैं, उन पे भी वर्क करना होता है। और हमेशा हम कहते हैं कि जो माइक्रो चेंजेस आते हैं ना, छोटे छोटे चेंज आते हैं आपके पेशेंट में, उसको ग्रैटिट्यूड करें, हम उसको समझें। अगर हम वो माइक्रो चेंजेस को एक्सेप्ट करके समझेंगे और अपनी रियल एक्सपेक्टेशंस रखेंगे तो आई थिंक हम बहुत बढ़िया हो सकते हैं। मतलब माइक्रो चेंजेस, अब मैम ने बात की माइक्रो चेंजेस हैं क्या? माइक्रो चेंजेस हमारे लिए तो ये है कि जो इंसान रोज़ नहा नहीं रहा था, आज नहा के टाइम से मीटिंग के लिए भी 9 बजे बैठा है ना, तो उसके लिए भी उसको शाबाशी देते हैं। हमारे लिए उनके माइक्रो चेंज ये है कि वो जो इंसान जो बिल्कुल एंजाइटी है, जिसने अपने आप को घर से बाहर निकालना बंद कर दिया था, वो गुरुद्वारे गया, वो आज यहाँ पे मीटिंग पे अपनी शेयरिंग कर रहा है। हम ये चेंजेस देख रहे हैं। अच्छा, पर अब मुझे ये बताइए, वापस आते हैं 33% पे। अब मुझे बताइए 33% में आपने करना क्या है? आपने अपना 33% करना है, एफर्ट लगाने हैं, बट वो एफर्ट कहाँ लगाने हैं पहले ये तो क्लियर कर लें कि वो 33% आपने करना क्या है। ये नो एफर्ट आप लगाएं, बोलो मैम हम तो 33% कर रहे थे। बताइए हमने अपना 33% में क्या करना है। हाँ जी मैम, रजत के मॉम यू स्टार्ट। सो व्हाट 33% में आप क्या इंक्लूड करते हो? आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज उसमें ये है कि मेरे पेशेंट जैसे सुबह उठ रहा है, अपना नहा रहा है, कर रहा है, खा रहा है, उसमें मैंने उसको देखना है कि वो अपना कितना कर रहा है और मुझे उसके साथ कितना उसके साथ खड़े होना है। ज़्यादा उसको जंप भी नहीं करना और ज़्यादा उसको सहलाना भी नहीं है। कुछ इस तरह से मैं उसके साथ चल रही हूँ। ना मैंने इनेबल करना, ना मैंने क्रिटिकल होना। जैसे कि पहले जब वो बीमारी के दौरान था, अब तो वो ट्रीटमेंट में जैसे चल रहा है। जब मैं उसे ये बोलती थी ना कि मेरे लिए 1 गिलास पानी गर्म कर दो, मैंने पीना है, तो उसका बिल्कुल क्लियर गुस्से में एक जवाब था कि नहीं, मेरे से तो नहीं होता। लेकिन अब मैं उसे ये देख रही हूँ, अगर मैं कुछ कह रही हूँ तो वो अपना प्यार से जा रहा है, वो काम करके ओके करके अपना आ रहा है, अपने बेड पे है, अपने कुशन को, आपने अप्रिशिएट किया उसके इस माइक्रो चेंज को लेके। ठीक है, हम लोग एज अ फैमिली पता क्या, हम निखिदने में नंबर 1 होते हैं, पर जब हमारा लव्ड वन कुछ अच्छी चीज करता है तो हम उतने ही बिल्कुल शब्दों के भूखे हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब गाला कड्डन विच तो नंबर 1 अप्रिशिएट करन विच साडे ने मतलब नो सुखा ही पे आंदा है। और 33% में क्या आएगा? हाँ जी मैम। हाँ जी मैम, गुस्सा नहीं करना, उसकी वो हर बात प्रोवोक पे में आ गया, चलो प्रोवोकिंग में आ गया वो। मैम डॉक्टर को इन्फॉर्म करना, सबसे बड़ी बात, ट्रीटमेंट में रहना, रिकवरी में रहना इज द फर्स्ट थिंग। हमारा 33% में रिकवरी प्रोग्राम सबसे ऊपर होना चाहिए। वो 33% में डिजीज कॉन्सेप्ट को सबसे पहले समझना, तो प्रोग्राम अपने आप पीछे आ गया।
अगर कोई इंसान अब डिजीज़ कॉन्सेप्ट को ही नहीं समझ रहा यहाँ पे बैठ के, तो वो आगे कैसे चलेगा? वो प्रोग्राम के स्किल्स और टूल्स को क्या अपनाएगा? सो नंबर 1 इज 33%। क्या आप डिजीज कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं? क्या ये आप प्राइमरी meetings लगा है, रहे हैं? ये प्राइमरी है, क्रॉनिक है, प्रोग्रेसिव है, फेटल है, बायो है, साइको है, सोशल है, स्पिरिचुअल है, और ये है, अंदर रहती है कनिंग है, और ये baffling चालाक है। तो जैसे जैसे बीमारी बढ़ेगी उसकी चालाकी बढ़ती रहेगी। तो हमारी भी चालाकी को हमने पूरा एट पार रखना है, बल्कि उससे आगे रखना है। मतलब आपका 33% है, ये जो आप बैठे हो ना कुर्सियों पे, ये जो आप सपोर्ट ग्रुप मीटिंग्स में बैठे हो, ये आपका 33% है। अपने आप को साइको एजुकेट करना बीमारी के बारे में, ये आपका 33% है। पेशेंट को फॉलो अप के लिए मोटिवेट करना, पेशेंट का आप उसके डाटा इंटरवेंशन में ऑनेस्टली आप उसके फैक्ट्स पेश करना, ये आपका 33% है। उसका बिहेवियर ऑनेस्टली विदाउट फिल्टर आप काउंसलर को आके बताते हैं, ये आपका 33% है। हमारा 33% वो नहीं है कि हम उसकी बातें छुपा लें, हाँ हम बताएं ना, हम तो जैसे ये कर आपने रहे कहा थे। कि गुस्सा नहीं करना, हाँ गुस्सा नहीं करना, मगर अगर कोई वीक एक्शन हुआ है तो बात कर कम्युनिकेट ज़रूर करना है कि दिस इज़ नॉट राइट, ये अच्छा नहीं लगा, ये आप मत रिपीट करें। सो बातों को छुपाना नहीं है। इसमें ये हुआ मैम कि जैसे पेशेंट इस बार घर पे था, उससे कुछ गलती हुई है ना, बीमारी के दौरान गलतियां होती हैं हमारे पेट। तो उसमें क्या हुआ कि मैंने जैसे उससे पूछा कि बेटा आपने ये किया, तो पहले क्या होता था वो मना कर जाता था कि नहीं नहीं मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, आपको गलत फहमी है। मैंने कहा ओके। इस बार जब मैंने उससे ये पूछा कि आपसे ये हुआ है, ये 2-3 दिनों से हो रहा है, तो आप उसने क्या एक्सेप्ट करेंगे? किया और बोला कि हाँ ये मेरे से हुआ है और कुछ है जो मैंने अभी रखा हुआ है, आप वो ले लो मेरे से। तो मैंने कहा बेटा इसकी आपको हर्मिटेज तो ये बोलेगा कि आपको थोड़ा लंबा टाइम रहना पड़ेगा, तो कहते फिर मैं इसके बाद तो फॉलोअप्स पे तो नहीं जाऊंगा। मैंने कहा ओके आप फॉलोअप्स पे नहीं जाओगे, कितना टाइम नहीं जाओगे? मैंने कहा अगले सैटरडे को हम आ रहे हैं आपको लेने के लिए, अभी आप हर्मिटेज रुको। तो कहते कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कहा आपको जाना पड़ेगा क्योंकि ये हमारा ट्रीटमेंट है, हम इससे साइड आपने नहीं एक हो छोटा सकते। सा स्टेप सबसे पहले मिस किया। कैसे? देखो आपने कहा कि वो पहले कुछ नहीं बोलता था, अब उसने बताया और ये भी बताया मेरे पास सामान है, तो सबसे पहले तो आप उसको अप्रिशिएट वो करें। किया मैम मैंने कहा ये बहुत अच्छी बात है कि आज आपने फर्स्ट टाइम मेरे को बताया है कि हाँ मैंने ये किया और मेरे पास है, नहीं तो आप इसमें मैं हमेशा तो ये बताऊं, छुपाते अगर थे। आपने डॉक्टर का डिसीजन अपने ऊपर ले लिया, ये आपको हम पे छोड़ना चाहिए। ये होता क्या है डिले हो गए थोड़े से। मैम, होता क्या है कि हर फैमिली हर्मिटेज को, इस ट्रीटमेंट एक सेंटर threat- को थ्रेट यूज करती है use कि अगर करती है। वीक एक्शन हुआ तेनू ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਆਵਾਂਗੇ, तेनू ਉੱਥੇ रखावांगे। तो पेशेंट का अब हर्मिटेज के साथ एसोसिएशन क्या है कि वीक एक्शन हुआ तो दैट मीन्स कहाँ ये- पे ये जो हर्मिटेज, आपने ये बोला जो ना- आपने बोला ना कि वहाँ स्टे करना है, बढ़ जाएंगे बढ़ दिन। जाएगा। नहीं वो सिंपल वो नॉर्मली आपने बात। सिंपल कहना था, कोई बात नहीं बेटा ट्रीटिंग टीम देखेगी। नहीं मैंने उसको क्या यही plan बोला है? कि सैटरडे को आपको मैं लेके आऊंगी, आपकी इस गलती के बाद भी मैं लेके आऊंगी, पर नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो, आप इस चीज़ का ख्याल आपको और रखें। बता देते हैं। हाँ जी। देखिए हमने अपने लव्ड वन को, हमारे लव्ड वंस है, मैं हमेशा कहती हूँ ये पेशेंट्स हमारे पेशेंट्स नहीं है, हमारे लव्ड वंस है। हमने अपने लव्ड वन को तोड़ना नहीं है, जोड़ना है ट्रीटमेंट, ठीक है? तो जब भी ऐसा होता है तो हम ऐसा कह सकते हैं, चाहे आपको पता है, चाहे आपने बहुत काउंसलिंग अटेंड कर ली है, राइट? हमने कहना है बेटा चलो ठीक है, आई अप्रिशिएट कि तुमने बता दिया, कर दिया, लेकिन लेट्स टॉक टू योर थेरेपिस्ट, दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट देयर एंड देन। उसमें हमने भी कोई इसको कॉन्सिक्वेंस एकदम से नहीं दे देना, कोई थ्रेट नहीं दे देना, सिर्फ सुनना है, सो दैट द पेशेंट नोज कि अगर कुछ है तो मुझे या मेरी फैमिली एक हेल्प सीख करती है, इससे पता लगता है हम प्रोग्राम में हैं, हम प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं। अब वो बात अगर हम 6 दिन बाद करेंगे, 7 दिन बाद करेंगे, तो उसका वो ख़त्म हो गया, उसकी वैल्यू भी ख़त्म हो गई, और वो हमने जो उसको एक कन्वे करना था बीमारी को, वो नहीं हो पाया। और दूसरी बात श्वेता मैम ये भी है कि पेशेंट का बहुत एफर्ट लगता है सच बोलने का, तो उसने पता नहीं कितनी हिम्मत जुटा के सच बोला, ठीक है? तो उसको लगेगा मुझे एकदम ऐसे कंसिक्वेंस मिल गया, तो वो फिर टूट सकता है दोबारा आपसे, और मैं आपसे एक- टूट जाएगा। मॉर्निंग मीटिंग में कल जब सर यहाँ पे फॉलो पेशेंट्स का सेशन ले रहे थे,
तो सर ने रजत से एक ही सवाल पूछा था कि वन करेक्टर डिफेक्ट जिसके ऊपर आपको अभी भी काम करना है, और उसने बोला था कि सर अभी भी मैं बहुत झूठ बोलता हूँ। अगर देखिए पेशेंट एक्नॉलेज कर रहा है अपने करेक्टर डिफेक्ट को, दैट मीन्स उसने कितना करेज लिया होगा कि उसने उस दिन आपको सच बताया। और यही माइक्रो चेंजेस हमने देखे। मतलब So, वही फैमिलीज का 33% है कि हमने एक्टिव लिसनिंग करनी है। अब आपका काम वहाँ ख़त्म था, आपने थेरेपिस्ट से बात करानी थी, क्योंकि देखो अगर आपने हम लोगों को विलन मैंने बना वो दिया ना बात और हर्मिटेज को विलन बना दिया तो सिमरन मैम पेशेंट को टूट मैंने जाएगा। उसी दिन ही वो बात बता दी थी। हाँ हाँ, ये लो आप बात ये करो शेयर आप। उसने ना गुस्से में आके फ़ोन मेरा फेंक दिया नीचे। फर्स्ट फॉलोअप पे आना था। हाँ, फर्स्ट फॉलोअप पे आना था, तो कहता मैंने नहीं जाना, मैंने फॉलोअप लगानी ही नहीं है। ठीक है, मैंने ना मैम को फ़ोन किया, भी ऐसे उसने किया, तो मैम कहते हैं कि उसको मतलब जाके बोलो कि बेटा मुझे बहुत दुख हुआ है, आपने ऐसा काम किया। मैंने कहा अभी तो वो बहुत गुस्से में है, तो मैं ना ये मैम कहते कि थोड़ी देर बाद चले जाना। मैं उसके कमरे में गई और ये लाइन बोल के वापस आ गई। कहता हुंदा ते हुंदा रहे तुहानू दुख। मैं कुछ नहीं बोली, मैं आ गई वापस। उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं ना उन्होंने फ्रूट देन गई, तो मैं क्या बेटा खा ले, मैं खा ले भी नहीं क्या, मैं रख आई उत्थे। उन्हें थोड़ी देर बाद खा लिया, थोड़ा शांत हो गया। फिर शाम ਨੂੰ मैं क्या बेटा की खाना अज तू रात? कहता मैनू ना स्प्रिंग रोल लिया दो। मैं क्या चल आप दोनों चलते, आप दोनों जाके स्प्रिंग रोल खाए। बिल्कुल शांत हो गया फिर उस तो बाद। तो हमने कनेक्शन जोड़ना हाँ, ही है, तोड़ना नहीं है। हाँ। हमने आगे से कुछ भी नेगेटिव नहीं हाँ, करना, ठीक है। और ना आई थिंक हमने बहुत बार ही बोला है, लास्ट मीटिंग में हमने ये लाइन बहुत बार बोली थी, आई अंडरस्टैंड योर पेन, आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, 3 मैजिकल वर्ड्स आई कैन अंडरस्टैंड। आई कैन अंडरस्टैंड, कि जो तेरे साथ हो रहा है, जो तुझे लग रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड। और आप बेटे की बात कर रहे हो, अब उसका सेकंड फॉलोअप है, तो उससे हमने बहुत बार पूछा, वो जो पहले फॉलोअप में रेजिस्टेंस थी वो आज है? ही सेड नो। यही हम बताना चाह रहे हैं, हर एक दिन की इम्पोर्टेंस। हाँ, सेकंड फॉलोअप में तो उसने कुछ नहीं बोला। हमारा एक्सपेक्टेशन पता क्या है, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म नहीं होगा। ये चैलेंजेस हमारे आएंगे और ये लाइफ हर में। बार यही होता है कि पेशेंट अड़ता है, तो उस टाइम पे सेफ एग्जिट लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट हम लोग अक्सर क्या करते हैं, बीइंग अ मदर, हम समझाने की कोशिश कर देते हैं। जब वो समझता नहीं तो फिर हम बिल्कुल प्रोवोक करना शुरू कर देते हैं। समझाते हैं ना वो हम बहुत इलेबोरेट करते हैं। एक्चुअली जो हमने अप्रिशिएट करना है ना, वो मैं कहती हूँ अप्रिसिएशन इलेबोरेटिव करो, कि बेटा आई कैन अंडरस्टैंड कि तू जो गुजर रही है तेरे पे, पर तूने ये बात बोली, ये बहुत बड़ी बात है, मुझे बहुत खुशी हुई कि तूने एटलीस्ट ये बात तो मुझे बताई। मतलब अप्रिसिएशन इतनी इलेबोरेटिव करो कि उसका वो जो इंटेंस वो है वो नीचे आ जाए। हम क्या करते हैं, अप्रिसिएशन इतनी सी करते हैं और फिर समझाने में इलेबोरेट करना शुरू कर देते हैं, वो नहीं करना हमने। 1 मिनट टॉक का मतलब ये है कि जैसे उन्होंने बोला कि मेरे को बहुत दुख हुआ बेटा, बस मैं बोल के आ गई। अब जो अप्रिशिएट करना है, मैं कहती हूँ वो बढ़ा चढ़ा के करो। चाहे उसने छोटी सी चीज़ करी है ना, उसको बढ़ा चढ़ा के इलेबोरेट करो। उसने आपको ये बोला ना कि सामान पड़ा हुआ है, मतलब इतने खुश हो जाओ उसी चीज़ पे और इतना इलेबोरेट करो उसकी अप्रिसिएशन कि मैं बहुत खुश हूँ कि तूने ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है, आपने स्टोन वॉलिंग नहीं की। नहीं तो जब उसने बोला मैनू नहीं फर्क पैता, तो हर माँ बड़ा दुखी होके फिर कहती कि जाए इन्हें तो सुधरना ही नहीं, मैं बुलाना ही नहीं है इन्हू। नॉर्मली हम सबके घरों में ये सिचुएशन होता। बट आप देखिए, आपने स्टोन वॉलिंग नहीं की। जब उसने बोला स्प्रिंग रोल खाना है, आप बिल्कुल नॉर्मल होके आपने लेट गो किया और आप आगे चले। ये स्किल्स इम्पॉर्टेंट है। और जब उसने बोला मैंने नहीं जाना, इन्होंने तब बात कराई नहीं। हमने फ़ोन पे थोड़ा सा नेगोशिएट किया, अच्छा तू आ जा, ऐसे कर लेंगे, तो फिर वो आया। अब सेकंड फॉलोअप पे वो बिल्कुल ठीक है, उसको कोई नहीं है कि मैम कोई बात नहीं, जितने दिन रहना मैं रह लूँगा। और यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूँ आपको सबको, आप सब बहुत लकी हो, आपके पास इतने लोग हैं बात सुनने के लिए। हम कभी मना नहीं करते, कभी टाइमिंग्स नहीं बोलते, कभी कुछ नहीं करते। ये जो आपका और हमारा ट्रीटिंग टीम का कनेक्शन है ना, यही हमारी जो रिजल्ट्स है, इससे हमारी रिकवरी होनी है। आप जितनी बार मर्जी कॉल करें, कोई प्रॉब्लम आती है आप पूछें हमसे, सो दैट हम आपको हेल्प करें। और मैं ये भी बता दूं, कई बार जैसे निधि मैम ने बोला, कई बार हमसे एक से फैसला लेना कई बार डिफ़िकल्ट होता है, तो हम पूरी टीम मिलके फिर एक फैसला लेते हैं।
तो ये आप प्लीज़ अपने मद्देनज़र में रखें कि कोई भी प्रॉब्लम आती है अगर हम डिस्कस करते रहेंगे। आपका 33% यही है कि जहाँ मुझे समझ नहीं आ रही मैं अपने आप से पूछूं कि मैं प्रोग्राम में हूँ, या मैं अपनी ट्रीटिंग टीम से पूछूं कि मैं प्रोग्राम में हूँ। मतलब कोई वीक एक्शन हो गया है हमारे लव्ड वन से, हमने उसको ये नहीं बोलना तेरे दिन बढ़ जाएंगे, ठीक है, या तेरे को वहाँ हम 3 महीने के लिए रखेंगे, बिल्कुल भी नहीं। मैं बोल रही हूँ हमें आप विलन बना के कहाँ चले जाओगे, फिर मुझे बताओ। पहली ठीक है वर्डिंग ना? यही आती है कि हम मतलब आपने हर्मिटेज को बाहर एक पनिशमेंट सेंटर बना दिया, ठीक है, बाहर आपने एक विलन का हमें टैग दे दिया कि हाँ भी मैडम को अब बोलेंगे तेरे दिन अब ज्यादा लगेंगे, वो कहाँ आएगा? वैसे ही हम विलेन बने होते हैं, मतलब और आप बढ़ा देते हो। मतलब इतनी क्लियर वर्डिक्ट होती है कि हर्मिटेज क्या है, पनिशमेंट सेंटर। हर्मिटेज क्या है कि जहाँ पे हमारी मर्जी नहीं चलेगी। तो जब आप ऐसे सेंटेंसेस देते हैं तो उसके लिए पहले ही हर्मिटेज हवा बन जाता है। श्वेता मैम को तो वैसे ही विलन बनाया हुआ है सबने। हाँ, फैमिली और फैमिली काउंसलर तो होता फैमिली ही है, नम्रता मैम बड़ा विलन, काउंसलर तो होता ही है, डॉन है मैम, आप डॉन हो। ਮੈਮ ਉਹ ਵਿਲਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਿਰਵੈਰ ਨੇ ਲਾਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਔਰ ਭਾਟੀਆ ਸਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੇ ਸੋ ਰਿਹਾ ਇਸਕੇ 10 ਦਿਨ ਬੜਾ ਦੋ, ਔਰ ਉਹ ਭਾਟੀਆ ਸਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਵਾਂ ਨਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੁਣ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, 1-2 ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ। ਮੈਂ ਇਰੀਟੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। नहीं, वो हम बताते हैं। देखिए, जो सर ने कहा, सर थोड़ा सा ह्यूमर भी लेके आते हैं अपने उसमें, ठीक है। हमने सेम डे उसको भेजना ही था, हमारा डिसाइडेड था, सिर्फ एक मैसेज जाना चाहिए था। जो उसके मन में ये वाला थॉट है वो आया हुआ है, इसके बारे में हम उसकी काउंसलिंग करेंगे और समझाएंगे। उसने पहले भी बहुत कुछ कहा हुआ है, मुझे पता नहीं क्या क्या करके इन्होंने कौन कौन सी बात मुझसे मनवाई, जबकि ऐसा होता नहीं है। वो हमारी बीमारी करवाती है, वो हमारी बीमारी के ये रेजिडुअल फीचर्स होते हैं जो हमें ऐसे थॉट्स देते हैं। उसमें हमने बड़े तरीके से उसको वापस लेके आना होता है स्ट्रीम में। हाँ जी, आएगा जब वो उनसे पूछ के ही काम करेगा, वो टाइम भी आएगा। ਹਲੋ ਮੈਡਮ, ਜਦੋਂ ਤਲਵਿੰਦਰ ਤੁਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਰੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਏ ਰੋਡ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਲਊਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੂਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਮੋਰਿਓ ਠੇਕੇ ਦੀ ਉਹ ਲੰਘਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਲੰਘਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪੀਂਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ 1 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਲਟ ਕੀਤਾ, ਟੋਕ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾ। ਜਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਟੋ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਆਟੋ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਂਟੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਾਈਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲਾ That is perfect example of 33%, 33%, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਘਰ 33% ਕੀਤਾ, ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਉਹਨੂੰ 33%, ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। 34%। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਗਿਆ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਮ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਪੈਨਿਕ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਹੋ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾ ਲਾ ਕੁਛ? ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਖਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਬਈ ਜਿੰਮ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ 1 ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੋਕ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਬੈਠੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋਈ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਰ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕੀ ਆਪਾਂ ਪੁੱਤ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। फिर आपे कहना नहीं मैं आपे निधि मैम बे गल करूँगा। आप एक छोटा सा पॉइंट आपने मिस कर दिया इसमें, विन विन सिचुएशन नहीं करी आपने इसमें। हाँ जी, आपने आपसे जब उसने पूछा तो आपको सच बोलना चाहिए था, बेटा मैं तो डर गई थी। हाँ जी, आपको साथ साथ अपने फियर पे भी काम करना है। आपने सारा उसका ही देख लिया कि अब मैं इसका सारा कुछ करूं, बेटा क्या करना चाहिए। और वो जो फियर आपको तंग कर रहा है, अगर आप शेयर कर दोगे तो उसके डिफेंसेस और स्ट्रांग हो जाएंगे। अच्छा मेरी माँ परेशान हो गई थी, सब्जी बनाना बंद कर दिया, तो वो आपस में आप कम्युनिकेशन करते तो उसके अंदर से भी निकलता और आपके अंदर आप से भी देखो निकलता। कि आपके बेटे ने कितने सारे प्रोग्राम के स्किल्स लगाए। अल्टीमेटली उनको एक्सपोज तो बाहर की दुनिया के साथ होना ही है। हाँ जी, ठीक है। वो गया ऑटो पे, ही सॉ दैट वहाँ ठेके के बाहर लोग पी रहे थे। ही सेड मैम चलते चलते मेरे कदम आ गए पीछे। आई लुक्ड एट देम, तो कहता कि पहली बात अगर मेरी जेब में पैसा होता तो इसका मतलब आपने सही स्टैंड्स दिए हैं कि इनिशियल स्टेज में हमारी जेब में पैसे और फोन नहीं होने चाहिए। नंबर 1 स्किल जो स्टैंड बना, इसका मतलब उसकी यूटिलिटी दिख गई।
सेकेंड ही सेड कि बिगिन विद एंड इन माइंड। मैं वहीं पे पॉज लेके मैंने अपने आप से पूछा कि अगर आज मैं यहाँ पे उनको कह के ले लेता हूँ इसका आउटकम क्या होगा। और मैं यहाँ पे क्या हुआ, कहता मैम मैंने वहीं पे अपनी आईडी अपने आप को याद कराई। दैट मीन्स कि उसने दोबारा स्किल अपनी वहाँ पे अप्लाई की। नंबर 3, उसने आके शेयर किया आपसे एंड ही कॉल्ड मी। इसका मतलब कि वो कहीं ना कहीं अपने स्किल्स को यूज़ कर रहा है और हमने हमारे स्किल्स उसके हिसाब से वीक हैं। अब बिफोर आवर पेशेंट्स कम, हम बाकी के स्किल छोड़ के पीछे से सबके क्वेश्चन लेते हैं। सब एक एक क्वेश्चन पूछेंगे और लास्ट से शुरू करेंगे। और जो इस टाइम दिल में है ना, चाहे वो आपको लगे बहुत ही बेकार चीज है, मगर बोलो, निकालो अंदर चाहे से। इन स्किल से रिलेटेड है, चाहे जनरली कुछ किसी और है, कुछ भी है। जो आप करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, खुशवंत के खुशवंत के मम्मी पापा। हाँ जी, क्या चल रहा है मन में, कैसे चल रहा है? कोई भी आप परेशान हो किसी चीज़ को लेके, नीचे ले आए सबको। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਰਿਕਵਰੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਹਰ ਫੇਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਹੁਣੇ ठीक चल रहा है ਹਾਂ, सब ठीक चल रहा है एक बारी सबको बता दे कितनी देर से आप रेगुलर फॉलो अप पे आ रहे हैं 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ 'ਚ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਨਾਲ ਤੇ ਵਧੀਆ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ चलो आप न्यू फैमिलीज को क्या कहना ਹਾਂਜੀ ਰੈਗੂਲਰ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆਉਣੇ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਇਹ 1.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਆਇਆ ਸੀ? ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਲੋ ਅਪ ਤੇ ਆਣਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਨਿਊ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਹੈਲਪ ਹੋ जाएगी। और उससे भी पहले मैं मुश्किल चाहूंगी था। कि खुशवंत का नशे के पहले वाला कौन सा रूप था, आप एक बार सबको बताएं और अब आप उसमें क्या चेंजेस देख पा रहे हो, एक बार ये सबको बताएं। क्योंकि कल उसने भी शेयर किया था सर के सामने कि सर मैं ऐसा था। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि नशे में खुशवंत कैसा था? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀਗਾ ਜੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕਰੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਲਿਮਿਟੇਜ 'ਚ ਵੀ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕਰੀ ਸੀ ਗੁੱਸਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਭਾਅ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਘਰੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ घर से हमेशा भागते रहना, हाँ, घर से भागते बाहर रहना। रात को वापस ना आना, ਹਾਂਜੀ ਰਾਤ ਕੋ ਲੇਟ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਘਰੇ पूरी हेरा फेरी हर ਫੇਰਾ तरह की- ਫੇਰੀ ਝੂਠ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹੀ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਧੀਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਹਾਂ, ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਹਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ क्या फॉलो अप में आने के लिए स्टार्टिंग में वो आराम से आ जाता था? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ 1.5 ਸਾਲ ਚ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਨਹੀਂ ਆਈ ਹਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ follow up? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦਵਾਈ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਜਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ भी नहीं किया कि अब 1.5 साल हो गया नहीं किया वहाँ पे जाना है और ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ 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 ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਜੀ फैमिली की कमिटमेंट साथ चाहिए। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਸੀਗਾ ਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਖੜੇ ਆ ਨਾਲ ਜੀ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਹਾਂਜੀ मतलब डिस्ट्रैक्शन आ गए, ये वो नेचुरल एंड नॉर्मल फिनोमिना है, ये इधर हो जाता है। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ। ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट रो में नेक्स्ट रो सेकंड लास्ट। हाँ जी मैम कोई आपकी मेरे को उदित में बहुत पॉजिटिव चेंजेस इन द लास्ट 2.5 months and I think he's understanding things very well and so are we. This meeting is helping us a lot to tackle with him in the right perspective. पहले और अब में हमारे में क्या डिफरेंस है मैम एज फैमिली? Pardon? पहले ट्रीटमेंट में और इस ट्रीटमेंट में जब हम हैं तो हमें हमारे में क्या डिफरेंस है एज अ फैमिली? Difference is that one is understanding a lot with this meeting how to handle things, how to relate to him in a positive way. गुड। साथ में उदित सिस्टर इज हियर। Yeah.
I can just see the eyes from here. So anything, any concern you have today? I mean, Or anything you want to share? I think my concern majorly is how do you build the trust from him to even his therapist. I think that is a major concern and something that I think of, ki how does one do that with him? How to build the trust? Yeah, but like, I don't like, because I also go to therapy and I do, like I feel like, oh, I can just खुद मैं मतलब अगर लगे तो मैं फ़ोन कर देती हूँ और मुझे कभी वो नहीं लगा कि मैं फ़ोन नहीं कर सकती या मैं उनको फॉलो अप नहीं कर सकती. सो I feel like how do we inculcate that? Because I feel that's such a game changer. What happens is कि with this disease insight हमारी थोड़ी कम होती है. When you are into therapy, है ना, you have better insight of what you are going through and you seek that help from your therapist. So यहाँ पे हम जब वो trust की बात करते हैं तो एक टीम वर्क चाहिए पीछे. फैमिली का भी ट्रस्ट towards the treating team, वो पेशेंट का ट्रस्ट कहीं ना कहीं और ज़्यादा बिल्ड करेगा. जहाँ कहीं फैमिली वेवर कर जाती है वहाँ पे फिर पेशेंट का ट्रस्ट भी वेवर करता है. So in this case we can always work as a team. So this is how we can build more trust of the patient towards the treating team and the therapist especially. Our past experiences says compliance, consistency and commitment is needed from the family and from the patient. अब patient से हमारी इतनी expectations नहीं होती क्योंकि insight आने में कई बार बहुत time लग जाता है. It takes time. It depends कई बार 3 months लगते हैं, कई बार 6 months लगते हैं. And what happens is कई बार फैमिली भी छोड़ देती है फिर बीच में. अच्छा, इट्स ओके. हियर द रोल ऑफ फैमिली कम्स. आप कह रहे हो ना हाउ डू वी पुट द इंटरेस्ट, उसमें यू हैव टू टेल कि हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस में हमारा लॉस हुआ है, सो वी शुड गो, लेट्स गो. ओके, इवन आई नीड द थेरेपी, लेट्स गो टुगेदर. सो दिस वे वी कैन मेंड द पेशेंट कि वी शुड गो फॉर द थेरेपी. और वो जो हमने इनिशियली बात करी थी ना, वो पनिशमेंट वाला नहीं होना चाहिए, वो कनेक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है. नो सच काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स, नो पनिशमेंट्स, इट शुड बी अ कनेक्शन कि आई थिंक वी ऑल नीड इट. देयर इज अ चेंज इन आवर फैमिली, आवर सिस्टम. वी शुड गो एंड वी शुड गो एट द स्पेसिफिक टाइम. जो टाइम दिया है थेरेपिस्ट ने वहाँ पे हम जाएंगे और हमारी कमिटमेंट उससे शो होती है. इफ़ वी आर कमिटेड एज पेरेंट्स, आई थिंक वी आर ऑन द राइट ट्रैक. राइट? एनीथिंग एल्स? हाँ जी. और नेक्स्ट रो. फैमिली में से कोई भी सवाल? ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਮੈਮ, ਜਦ ਮੇਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੌਬ ਤੇ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਆ. ਜਦੋਂ ਗੇਮਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟਸ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਆ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ. ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੈਡ ਰਹਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ. ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਥ. ਹਾਂਜੀ. ਦੇਖੋ, ਇਫ ਹੀ ਸੇਜ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਆ ਜਾਂ ਗੇਮ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ. ਹਾਂਜੀ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਇਵਨ ਇਫ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਦੈਨ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਸੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟ੍ਰੀਟਿੰਗ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ. अगर वो कहते हैं कि तुम्हारी तैयारी है, अगर वो, बिकॉज मैम ने अभी क्या बोला कि कौन बताएगा कि इसकी कितनी कैपेसिटी है, कौन बताएगा कि अब ये कितना ठीक हो गया है, कौन बताएगा कितनी एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं. देन यू हैव टू कॉल अस एंड आस्क अस कि अब इतना टाइम हो गया है, अब इतनी देर से हम जा रहे हैं, अब इतने महीने हो गए रिकवरी में, आप बताइए, आप सजेस्ट करिए अब हम जाएं कि ना जाएं.